हेलो स्टूडेंट, आ जाते हैं हम लोग मैकेनिक्स के लेक्चर में अपने। देखिए, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कहाँ तक पढ़ा था। इलास्टिसिटी चैप्टर हम लोग यूनिट आपकी स्टार्ट किए थे, थर्ड यूनिट, और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं शियरिंग स्ट्रेन, हाँ, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। शियरिंग मॉडुलस के बारे में तीन तरह के इलास्टिक कांस्टेंट्स आपके थे, एक यंग मॉडुलस, एक बल्क मॉडुलस, तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए, पॉइसंस रेशियो। ये आपका नया टॉपिक है, पॉइसंस रेशियो। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, पॉइसन रेशियो क्या होता है। जैसे कोई वायर है, मान लीजिए सिंपल, यहां पर ध्यान दीजिए, कोई वायर है, मान लेते हैं उसकी थिकनेस जो है वो दिखाई जा रही है कैपिटल डी डायामीटर से। ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो है कैपिटल एल। ठीक है, कोई वायर है जिसकी आपकी थिकनेस दिखाई जा रही है डी डायमीटर। वायर देखिए सर्कुलर या सिलेंड्रिकल शेप का होता है जनरली। ठीक है, कुछ इस तरह से होता है वायर जो होता है आपका, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, पतला सा वायर। उसका जो क्रॉस सेक्शन यानी इसको आप परपेंडिकुलरली कट करें तो एक सर्किल मिलता है। ठीक है, तो उसकी डायमीटर जो है, सर्किल है तो उसका डायमीटर भी होगा, उसको कैपिटल डी माना गया है, और टोटल लेंथ कैपिटल एल। जब इसको हम लोग नीचे कोई हैवी वेट हैंग आउट करें, इसको यहां से या इसको स्ट्रेच करें, खींचें, एक फोर्स लगाएं, तो क्या होगा, ये वायर एक्सटेंड होगा। ठीक है, इसकी लेंथ आपकी इंक्रीज होगी। तो लेंथ जब इंक्रीज होगी तो देखिए इसकी जो डायमीटर है या इसकी थिकनेस है वो डिक्रीज होगी। मान लेते हैं लेंथ आपकी कुछ इस तरह से बढ़ गई इतनी। ठीक है, और लेंथ कितनी हो गई अब, कैपिटल एल से यहां तक थी, और स्मॉल एल लेंथ आपकी इंक्रीज हो गई, और डायमीटर कहाँ कितना हो गया, स्मॉल डी हो गया। ठीक है, अगर इस तरह से आपका चेंजिंग आ रही है किसी वायर में, उस पर फोर्स लगाने से, तो पॉइसंस रेशियो क्या होता है। पॉइसंस रेशियो जो आपका होता है वो देखिए दो तरह की स्ट्रेन आ रही है इसमें, एक लॉन्गिट्यूडनल और दूसरी लेटरल। जो लेटरल स्ट्रेन है, स्ट्रेन का मतलब होता है कि डिफॉर्मेशन, वो मेजरमेंट करती है स्ट्रेन डिफॉर्मेशन को। तो कैपिटल डी से इसकी रेडियस जो डायमीटर है वो स्मॉल डी हो जा रही है, और जो लेंथ है वो स्मॉल एल लेंथ इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर दो तरह की स्ट्रेन होगी, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और दूसरी लेटरल। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है, लेंथ के अलोंग, और लेटरल का मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर, ठीक है, विथ के अलोंग। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जो होगी उसको हम लोग किससे डिनोट करें, अल्फा से अगर, और लेटरल को बीटा से, तो ये क्या होगा, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, और ये कितना हो जाएगा, डी बाई कैपिटल डी, कुछ इस तरह से। ठीक है, देखिए दो तरह की आपकी स्ट्रेन होगी, एक लॉन्गिट्यूडनल एक लेटरल। ठीक है, अगर ये हो रहा है, देखिए यहां पर जो डायमीटर की डिक्रीमेंट है ये डी, ठीक है, ओरिजिनल डायमीटर डी नहीं है, उसमें डिक्रीमेंट कितना हो रहा है वो डी है। ध्यान दीजिएगा, ये बचा कितना रहा, डी माइनस डी। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है, यहां पर बच कितना रहा है, डी माइनस डी। ठीक है, डिक्रीमेंट डी का हो रहा है,
तो वो रेशियो स्मॉल डी बाई कैपिटल डी है। जैसे यहाँ पर इंक्रीमेंट लेंथ की जो हो रही है वो स्मॉल एल हो रही है, तो जो रेशियो लिया गया स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, ठीक है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन the ratio of change in dimension to the initial dimension comma perpendicular to the direction of the forces is called lateral strain। ये लेटरल स्ट्रेन की डिफिनीशन हो गई, ठीक है। द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द इनिशियल डायमेंशन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस इज कॉल्ड लेटरल। जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर जो चेंजिंग आएगी डायमेंशन में, वो आपकी जो रेशियो होगी उसको लेटरल स्ट्रेन बीटा से डिनोट किया गया है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, when the change occur in the direction of applied force then the ratio of change in dimension along the direction of force to the initial dimension is called longitudinal स्ट्रेन, ठीक है। उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अल्फा से डिनोट किया है स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, और लेटरल स्ट्रेन को बीटा से डिनोट किया है स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, ठीक है। ये हो गई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन दो तरह की हो गई, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक लेटरल, ठीक है। इन्हीं का रेशियो हियर Poisson's ratio is defined as सिग्मा से डिनोट करते हैं इसको। कैसे डिफाइन है, बीटा बाई अल्फा, लेटरल स्ट्रेन बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। वैल्यू यहां पर अगर हम लोग रखें तो क्या आएगा, स्मॉल डी बाई कैपिटल डी अपॉन स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, डी इंटू एल अपॉन कैपिटल डी इंटू स्मॉल एल, ठीक है, कुछ इस तरह से। हियर सिग्मा इक्वल टू, देखिए कैपिटल एल बाई डी ऐसे लिख दो, अरेंज कर लो थोड़ा सा, इंटू स्मॉल एल बाई स्मॉल डी, देखें नहीं स्मॉल डी बाई स्मॉल एल है, स्मॉल डी बाई स्मॉल एल, ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया। देखो स्मॉल डी जो है वो कितना है, चेंज इन द डायमीटर है, डायमीटर में कितना चेंज है स्मॉल डी, और स्मॉल एल क्या है, चेंज इन द लेंथ है।
इसको डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? नाउ इन डिफरेंशियल फॉर्म फॉर वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है, ये जो लिखा जाएगा वो बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए है। सिग्मा क्या हो जाएगा? कैपिटल एल बाई डी। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल डी डिवाइड एल, ठीक है, यानी चेंज इन डायमीटर और डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ, ये है। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ये चेंज इन डायमीटर है, ये चेंज इन लेंथ है, ठीक है। तो ये आपका पॉइसन रेशियो हो गया। पॉइसन रेशियो के बारे में एक और खास बात है, पॉइसन्स रेशियो इज प्योर नंबर। देखो ये रेशियो है, ये प्योर नंबर है केवल, ठीक है, इज प्योर नंबर एंड हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशन, एंड हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशन। देखो यहाँ पे रेशियो है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी डायमेंशन, इसका कोई अपना डायमेंशन नहीं होगा, केवल एक नंबर होगा, ठीक है। हैज नो यूनिट एंड डायमेंशंस, ठीक है। पॉइसन रेशियो इज प्योर नंबर एंड हैज नो यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ये हो गया पॉइसन रेशियो के बारे में, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं, केवल रेशियो है। पॉइसन रेशियो एक दो नंबर्स का रेशियो है, दो तरह की क्वालिटी यहाँ पे स्ट्रेन है, उनका रेशियो है, एक लॉन्गिट्यूडनल एक लेटरल। लॉन्गिट्यूडनल क्या होती है, लेटरल क्या होती है, उसके बारे में जान लीजिए, और इन्हीं का रेशियो करेंगे तो ये पॉइसन रेशियो आएगा। इसको हमने डिफरेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। अब देखिए अगला जो है आपका वो है एक टॉपिक जो इस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी शियरिंग स्ट्रेन या शियरिंग स्ट्रेस इज, शियरिंग स्ट्रेस के बारे में है। शियरिंग स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट टू एन equivalent to an equal linear tensile stress and देखो क्या टॉपिक है, शियरिंग स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट टू एन इक्वल लीनियर टेंसाइल स्ट्रेस एंड एन इक्वल compressive stress at right angles to each other, at right angles to each other। जो आपकी शियरिंग स्ट्रेस है उसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया है। किस किस पार्ट में? शियरिंग स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट टू एन इक्वल लीनियर टेंसाइल स्ट्रेस। देखो ये लीनियर टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, एंड इक्वल कंप्रेसिव स्ट्रेस ये क्या होता है अभी देखेंगे हम लोग, एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, ठीक है। इन दोनों पर वो राइट एंगल के बराबर होगी और इन दोनों के इक्वल में होगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। देखते हैं अभी, कंसिडरेशन करेंगे क्या, कंसीडर द फ्रंट व्यू ऑफ ए क्यूब, कंसीडर द फ्रंट व्यू ऑफ ए क्यूब, consider the front view of a cube ABCD of side capital L, the base DC of the cube, the base DC of the cube इज फिक्स्ड एंड, जो शियरिंग स्ट्रेस वाले में हमने बताया था वही
फिगर और वही एजम्पशंस होगी यहाँ पर, ठीक है। देखो शियरिंग स्ट्रेस में हमने डिफाइन किया था बेस डीसी फिक्स है और बेस एबी जो है उस पर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एक टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं। तो शियरिंग स्ट्रेस या शियरिंग मॉडुलस क्या था इसके बारे में वो चर्चा हुई थी, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा से हमने डिनोट किया था और जो आया था वैल्यू वो यंग मॉडुलस के ही वैल्यू के बराबर था, पर सारी चीजें अलग अलग थी वहां पर, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, भले ही उसी के बराबर आया हो देखने पर। कंसीडर द फ्रंट व्यू ऑफ ए क्यूब ABCD, ये फ्रंट व्यू देखा जा रहा है, ठीक है, उसी की चर्चा हो रही है। फ्रंट व्यू का मतलब ऐसे रखा हो क्यूब, ये सामने वाला हिस्सा, ठीक है। कोई क्यूब हम बना दें, अभी बनाकर दिखाएंगे, बेट अभी रुक जाइए, लिख लेते हैं पहले इसके बारे में। क्यूब इज फिक्स्ड एंड अ टेंजेंशियल फोर्स vector F या F is applied on the upper face AB, ठीक है। क्यूब देखिए कैसा है आपका, कुछ इस तरह से क्यूब हम बना ले रहे हैं और यहां पर क्यूब कैसा है देखो, ABCD, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये पीछे वाला जो प्लेन है ये इसका बैक व्यू है, ध्यान दीजिएगा, और ABCD ये फ्रंट व्यू है। AB पर एक फोर्स टेंजेंशियल फोर्स F अप्लाई किया जा रहा है और CD जो है वो है फिक्स है आपका, ठीक है, इतनी बात बताई जा रही है। तो हम केवल फ्रंट व्यू को ही कंसीडर करके चलेंगे, पीछे वाला हिस्सा नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो फ्रंट व्यू क्या है, एक रेक्टेंगल की तरह है, ठीक है, एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं होगा, स्क्वायर है सिंपल, ठीक है, एक स्क्वायर है। इसी स्क्वायर को हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें होंगी यहां पर, ठीक है। पर ये क्यूब कुछ इस तरह से है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। नाउ शियरिंग स्ट्रेस, जो आपका शियरिंग स्ट्रेस होगा वो क्या होगा देखो, F बाई देखो यहां पर शियरिंग स्ट्रेस क्या निकल के आई थी, जो आपकी शियरिंग स्ट्रेस थी तीसरी वाली है, ठीक है। शियरिंग स्ट्रेस होती क्या है, सिंपल अगर सोचा जाए तो उसी के बेस पे लिख दें। यहाँ पर शायद हमने इस क्यूब के लिए कैलकुलेट नहीं किया था शियरिंग स्ट्रेस को, शायद नहीं किया था। क्यूब के लिए होगा क्या, अगर क्यूब की लेंथ जो है वो कितने साइड की लेंथ है इसकी L मानी गई है, तो शियरिंग स्ट्रेस क्या होगी, फोर्स और पर यूनिट एरिया, एरिया कितना अप्लाई है ये वाला, ये एरिया कितना होगा, अगर लेंथ इसकी कैपिटल L है तो एरिया कितना हो जाएगा देखो, एरिया आपका सिंपली L इंटू L, लेंथ इंटू विथ, L स्क्वायर हो जाएगा, यही तो स्ट्रेस होती है। देखो शियरिंग स्ट्रेस जो है वो F बाई L स्क्वायर के बराबर होगी सिंपली, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी देखो, इफ देयर इज, कुछ चीजें और लिखें इसमें, इफ देयर इज ओनली द फोर्स, if there is only the force F acting on the upper face AB, if there is only the force F acting on the face AB, अगर AB फेस पर
केवल एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है F, देन द क्यूब शुड मूव as a whole in the direction of the force, ठीक है। अगर केवल ए बी पर ही फोर्स लग रहा हो तो ये क्या होगा, पूरा क्यूब ऐसे मूव कर जाएगा इसी ए बी की डायरेक्शन में इधर, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, हम देख रहे हैं कि इसका जो नीचे वाला सिरा है, सी डी जो फेस है, ये वाला फेस ये फिक्स है, यहां पर लिखा भी गया होगा, ठीक है। डीसी ऑफ द क्यूब इज फिक्स, साइडियल द बेस डीसी जो है वो फिक्स है, इस वजह से इस पर एक अपोजिट फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। बट द क्यूब is fixed at the lower face, DC, hence an equal and opposite force act on DC, ठीक है। These two forces therefore constitute a couple, which tends to rotate the cube in clockwise direction, ठीक है। देखो यहां पर जो इस अपर फेस ए बी पर फोर्स लगेगा, लोअर फेस डीसी जो वो फिक्स है, इसका मतलब इस पे अपोजिट डायरेक्शन में भी उतने ही अमाउंट का फोर्स लगेगा। ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, इस क्यूब को ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो यही वाली होगी, ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। यही बात कही जा रही है, ध्यान दीजिए, ठीक है। द क्यूब, लेकिन रोटेट तो करेगा नहीं क्योंकि डीसी तो फिक्स है, वो मूव ही नहीं करेगा। द क्यूब however does not rotate, hence the face DC which is fixed exert an equal and opposite couple by exerting forces ठीक है, से एफ डैश, फोर्सेस का नाम हम लिख दे रहे हैं एफ डैश यहाँ, ठीक है।
on the faces AD and on the faces AD and CB as shown in figure। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्यूब तो रोटेट नहीं करेगा, इसका मतलब जो फेस डीसी है वो क्या कर रहा है, जो फिक्स है फेस डीसी, ये फिक्स फोर्स क्या करेगा, exert an equal and opposite couple by exerting forces F dash on the faces AD and CB। फेसेस कौन से हैं, AD CB। ठीक है, इन फेसेस पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, मुझे लगता है ABCD हमने अपोजिट बना दिया है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, ये D यहां पर होना चाहिए था, क्योंकि फेस जो है वो तभी क्लियर होगा AD एंड, देखो AD एंड CB, ये दोनों फेसेस, ये वाला ये CB फेस है और ये वाला जो फेस है वो AD फेस है, इन पर इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, यानी इस पे नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ। ठीक है, ये इसको ऐसे रोटेट करेगा, ये इसको ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगा, यही बात कही जा रही है। ठीक है, उन फोर्सेस को हमने F डैश नाम दे दिया, जो कपुल जनरेट होगा यहां से वो अपोजिट कपुल जनरेट हो जाएगा डीसी के फिक्स होने की वजह से। ठीक है, अब इसको हम लोगों को लिखना पड़ेगा, फिगर पहले बना लेते हैं। नाउ मोमेंट ऑफ क्लॉकवाइज कपुल, ये वाला कपुल जो देखो, जो इसको ऐसे लेके जा रहा है वो इसको इधर की तरफ रोटेट करना चाह रहा है। ठीक है, ये वाला जो कपुल था उसको ऐसे, और ये वाला कपुल उसको ऐसे, एक क्लॉकवाइज कर रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, इसलिए जो अमाउंट है वो बैलेंस हो जा रहा है, तो ये रोटेट नहीं कर रहा, बस डिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, नाउ मोमेंट ऑफ क्लॉकवाइज कपुल, मोमेंट के बारे में हमने बताया था थोड़ा सा, फिजिकल क्वांटिटी इनटू डिस्टेंस, एक फिक्स डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे कहीं से, वहीं से मोमेंट होता है, मोमेंट का मतलब डिस्टेंस से मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में तो वो मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ क्लॉकवाइज कपुल क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस कितनी है AD, इन दोनों फोर्सेस के बीच में F और F के बीच में डिस्टेंस है AD, यही क्लॉकवाइज है ना, और एंड द मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज वाला, एंड द मोमेंट ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज कपुल, एंटी क्लॉकवाइज कपुल में मोमेंट कितना होगा, F डैश इंटू AB, फोर्स हमने उसको F डैश माना है, तो डिस्टेंस कितनी है AB इनके बीच की, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक अप और एक डाउन है, तो इनमें क्या होगा, डिस्टेंस AB डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा कपुल। ठीक है, इसी को टॉर्क भी बोल देंगे, सिंपल जो भी बोलना है। ठीक है, बट एज द क्यूब इज इक्विलिब्रियम, जब क्यूब इक्विलिब्रियम में हो तब, मतलब कोई उसमें रोटेशन ना हो, एज द क्यूब इज इक्विलिब्रियम, क्यूब इज इन इक्विलिब्रियम, यानी उसमें कोई भी चेंजिंग ना आए, फिक्स हो उसी तरह से, तब ये जो मोमेंट होंगे ये तो बराबर होने पड़ेंगे, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। AB और AD आपस में बराबर हैं,
इसका मतलब क्या होगा, एफ जो होगा वो एफ डैश के बराबर आ जाएगा, यानी दोनों फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। 10 अ टेंजेंशियल फोर्स 10 अ टेंजेंशियल फोर्स F applied to face AB gives rise to equal tangential force या इक्वल टेंजेंशियल फोर्सेस कहें इस तरीके से, एक्टिंग along all the faces in suitable direction as shown in figure। ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया जाएगा अभी, या दिखाया गया है एक फिगर में। देखो हम केवल यही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ए बी की डायरेक्शन में, लेकिन डीसी फिक्स होने की वजह से एक फोर्स इधर लग रहा है और ये बॉडी रोटेट तो कर नहीं रही है डीसी फिक्स होने की वजह से, तो सी बी जो फेस है उस पर ऊपर की तरफ, ए बी पर ए डी पर नीचे की तरफ। इसी तरह से जब इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इस पर ऊपर की तरफ, तो इसके जो फ्रंट और बैक वाले फेसेस हैं उन पर भी एक फोर्स लगेगा। ठीक है, उन पर भी एक फोर्स लगेगा इसी तरह से। तो हर एक फेस पर एक सुटेबल फोर्स एक्ट करेगा केवल वो अपर फेस पर फोर्स लगाने की वजह से। ठीक है, ऐसा दिखेगा यहां पर। ठीक है, अब देखिए द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग फेसेस ए बी एंड सी बी, ए बी और सी बी, ए बी आपका इधर है और सी बी इधर है, इन दोनों डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं उसके अलांग में पहले इस फेस को हम लोग अलग से बना लें। ठीक है, इस फेस को हम लोग अलग से बना लें तो अच्छा है। ये जो फ्रंट व्यू था इसको हम लोग जनरेट ऐसे बना लें, स्क्वायर है तो स्क्वायर की तरह लगना भी चाहिए। ठीक है, कुछ इस तरह से। नाम क्या दिया था हमने फ्रंट फेस को, ए बी सी डी। ए बी पर जो फोर्स लग रहा था उसकी डायरेक्शन इधर थी एफ। ठीक है, और बी सी पर जो फोर्स लग रहा है या सी डी पर लगेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे। ये इसको ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगा तो जो ए डी पर फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ, और जो सी बी पर फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से एफ और एफ डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे। इन दोनों के रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, डी बी की डायरेक्शन में। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, कितना हो जाएगा F√2। निकालना है रिजल्टेंट फोर्स, आसानी से निकाल सकते हैं। ये क्यूब है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये जो एंगल होगा, ये जो डायगोनल होती है वो इसको बाइसेक्ट करती है, किसी क्यूब की फेस की डायगोनल जो एंगल है उसको बाइसेक्ट करती है। एक दो तरह के यहां पर ट्रायंगल जो बन रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, आपके इक्वल एरिया के होते हैं। ठीक है, और ये एंगल जो है वो बाइसेक्ट होता है, इसी तरह ये एंगल भी बाइसेक्ट होगा। तो ये 90 डिग्री है, अगर बाइसेक्ट होगा तो 45 डिग्री का बनेगा, और 45 डिग्री होगी तो 45 डिग्री होने की वजह से देखो फोर्सेस को अगर हम लोग ब्रेक करें इस डायरेक्शन में और इधर नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लिए ऐसे। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, एफ
साइन 45, इधर भी एफ साइन 45, ये कॉस 45, इधर दोनों लगेंगे फोर्सेस, एफ कॉस 45 और प्लस एफ कॉस 45, और इसको जब ऐड करेंगे तो यह इंटू 1/√2 आएगा प्लस ऐड करके, ठीक है। तो ये एफ √2 कैलकुलेट होकर के आएगा, ठीक है। ऐसे एफ हम कॉमन ले लें तो 1/√2 प्लस 1/√2, यह कितना हो जाएगा, एफ इंटू √2, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह से फोर्सेस आपके जो हैं दिखेंगे यहां पर, इस तरह से फोर्सेस, जो रिजल्टेंट फोर्सेस निकलेगा इनका, वो एफ √2 निकल करके आएगा, ठीक है। इसी बात को हम लोग लिख रहे हैं यहां पर, ठीक है। सुटेबल डायरेक्शन, ठीक है। द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग ए बी एंड सी बी, द फोर्सेस acting along the forces acting along the faces AB and CB give rise to a resultant force and force F √2, ठीक है। इस डायरेक्शन में F √2 फोर्स लगेगा, ठीक है। एंड अलोंग, ये फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, ये B है आपका फेस, ये पॉइंट B है, अलोंग DB डायरेक्शन में इस फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। एंड फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द फेसेस and forces acting along the faces AD and CD also give rise to a resultant, also give rise to an resultant force F √2 along BD, इसकी डायरेक्शन बस अपोजिट हो जाएगी इधर, ठीक है। ऐसे hence an outward pull exert along the diagonal BD at the corners B and D, resulting in its extension. Hence an outward pull is exerted along the diagonal BD at the corners B and D, ठीक है। यहां पर जो दोनों कॉर्नर के अकॉर्डिंग एक आउटवर्ड पुल दिखेगा, ये डायगोनल BD के अलांग, और यहां पर देखोगे तो वो अच्छे से दिखेगा, ये पूरा जो फेस आएगा, ये जो बन के आएगा प्लेन, उस पर ये एक्ट करेगा, ठीक है। कौन सा प्लेन होगा, देखो इसको मिला दो ऐसे और इसको ऐसे मिला दो, तो ये जो प्लेन बन रहा है, ठीक है, इस पूरे प्लेन के अलोंग एक्सटेंशन दिखेगा इसी तरह से, ठीक है। ये यहां पर 2D में लग रहा है कि एक लाइन के अलोंग दिख रहा है, लाइन नहीं, पूरे प्लेन के अलोंग वो एक्सटेंशन दिखेगा, ठीक है। ये चीज यहां पर हो रही है B and D के अलोंग, ठीक है। रिजल्टिंग इन इट्स
रिजल्टिंग इन इट्स एक्सटेंशन, ठीक है, इनमें वो एक्सटेंशन दिखेगा रिजल्ट के तौर पर, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से जितने फेसेस हैं सब पर ये देखो इस पर एक एक्सटेंशन लगेगा, इस तरह से जो ये फेसेस होंगे आपके फ्रंट और बैक वाले उसके अकॉर्डिंग एक कंप्रेशन लगेगा, ठीक है, वो कंप्रेशन एसी के अलोंग होगा, ठीक है। ऐसे देखो जो फेस है आपके सी पर इसी तरह से एक रिजल्टेंट F√2 लगेगा और इस पर लगेगा, ठीक है, वो इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेगा अदर फेसेस की वजह से, ठीक है। इसको लिख लीजिए, सिमिलरली एट ईच ऑफ द कॉर्नर्स A and C are resultant force F√2 acts along inward direction along the डायगोनल AC, ठीक है। 2D में डायगोनल AC के अलॉन्ग दिखेगा, 3D में ये टोटल जो प्लेन बनेगा, ध्यान देना, ये जो प्लेन है इसके अलॉन्ग दिखेगा, इस वाले प्लेन के अलॉन्ग, ये जो प्लेन दिख रहा है अच्छे से इसके अलॉन्ग दिखेगा इनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स, इसको कंप्रेस करेगा, इसको एक्सटेंड करेगा, ठीक है। ये ऐसा दिखेगा, केवल सिंगल फोर्स लगाने की वजह से ये सब फिनोमिना दिख रही है, ठीक है, ध्यान देना। रिजल्टिंग इन इट्स, ये क्या करेगा, इनका कॉन्ट्रैक्शन करेगा, रिजल्टिंग इन इट्स, इनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी छोटा करेगा या दबाएगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ये हो रहा। Thus, a tangential force F acting on one of the face of the cube is equivalent to a force of extension F√2 acting outward along BD and a force of compression F√2 along inward AC, ठीक है। ये जो दोनों फोर्स हैं, केवल एक ही फोर्स जो था आपका F, उसने क्या किया कि एक फोर्स इस पर अंदर की तरफ और एक आउटवर्ड की डायरेक्शन की तरफ फोर्स का फिनोमिना दिखा रहा, यही फोर्स जो टेंजेंशियल फोर्स है। तो ये टेंजेंशियल फोर्स जो है वो इस तरह का दिखा रहा फिनोमिना। तो देखो, इफ ए प्लेन ड्रॉन परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ पेपर थ्रू द डायगोनल AC एंड BC इन द क्यूब, इट्स एरिया विल बी, ठीक है। इन दोनों प्लेन का एरिया क्या होगा, यही कह रहा, एरिया ऑफ AC एंड DB, ये परपेंडिकुलर है क्यूब के, नाम लिख दो यहां पर F एंड F डैश, और यहां पर K एंड K डैश नाम दे दो, ठीक है। तो नाउ द एरिया ऑफ प्लेन, नाउ द एरिया ऑफ द प्लेन, कौन सा प्लेन, A, C, F and F dash and D, B, K dash and K, ठीक है। वो एक सिंगल 2D में जो फोर्स दिख रहा है वो इसी प्लेन के अलॉन्ग लगेगा, ठीक है, क्यूब में। जब 3D में देखेंगे तो इसके अलॉन्ग लगेगा, ठीक है। इनका एरिया क्या होगा, देखो ये डायगोनल है, डायगोनल अगर लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो ये L√2 होगी लेंथ, ठीक है। तो L√2 और ये L, तो एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू L√2, यानी कितना हो जाएगा L स्क्वायर
√2, ये आपका हो गया एरिया। ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, हेंस लीनियर टेंसाइल स्ट्रेस F बाई एरिया, फोर्स कितना लग रहा है F√2, एरिया कितना है L²√2, कितना आया F बाई L²। ये टेंसाइल है, इसको क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, खींच रहा है, टेंसाइल इसका नाम दिया, टेंसाइल स्ट्रेस। और इसी तरह से लीनियर कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, F√2 बाई L²/√2, ये भी आएगा कितना F बाई L²। तो देखो जो आपकी स्ट्रेस थी, सिंपल जो स्ट्रेस आई थी शियरिंग स्ट्रेस, वो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से क्या दिख रहा है, लीनियर टेंसाइल स्ट्रेस और लीनियर कंप्रेसिव स्ट्रेस के बराबर आ रही है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं इविडेंटली यही बात कही जा रही है। ठीक है, इविडेंटली F बाई L² इज द शियरिंग स्ट्रेस, is the shearing stress over the face AB, over the face AB of the cube thus a shearing stress, ये शियरिंग स्ट्रेस था सिंपल जो हमने एक्ट किया था एक फेस पर। अ शियरिंग स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट टू एन, ये थ्योरम है, पूछी जाती है, एन इक्वल लीनियर टेंसाइल स्ट्रेस, इक्वल लीनियर टेंसाइल स्ट्रेस and an equal compressive stress right angle to each other। ठीक है, यानी ये क्यूब था जिस पर हमने एक फोर्स F डायरेक्शन में एक्ट किया इस फेस पर। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से बना लें एक बार थोड़ा सा, ध्यान दीजिए। ये क्यूब है, क्या नाम है इसका, A B C D। ठीक है, यहां पर D और C उल्टा बना दिया हमने, D और C ऐसे है। ठीक है, यहां पर देखो लाइन ड्रॉ करो, फेस आपका अच्छे से दिखे इसका, इसको ऐसे मिला दो ए से, इसको इस सिरे से, और इसी तरह से आउटवर्ड वाला ये है आपका पार्ट, और इनवर्ड वाला ये आपके प्लेन हो गए। ठीक है, अलग अलग जो है ये प्लेन है, ध्यान दीजिएगा, एक ये प्लेन है, नेमिंग क्या किया था हमने, देखो F और F डैश और K डैश और K, कुछ इस तरह से नेमिंग हमने की थी, और एक ये प्लेन है। ठीक है, जब फोर्स F जो है इस फेस के अलॉन्ग एक्ट कर रहा है, एक टेंजेंशियल फोर्स, तो इस पर शियरिंग स्ट्रेस F बाई L² है। ठीक है, फोर्स और एरिया कितना है, ये फोर्स क्या कर रहा है, इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, रोटेट तो नहीं, पहले तो ट्रांसलेट करने की कोशिश करेगा, ट्रांसलेट होगा नहीं क्योंकि जो फेस DC है वो फिक्स है, इसका मतलब DC पर एक अपोजिट फोर्स लगेगा F अमाउंट का। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस मिलके इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे, फिर भी DC तो फिक्स है, ये रोटेट भी नहीं होगा, तो रोटेट नहीं होगा इसका मतलब
ये जो रोटेशन है क्लॉकवाइज होने की कोशिश कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दो फोर्सेस और एक्ट करेंगे, उनका नाम हमने एफ डैश दे दिया। वो दो फोर्सेस जो थे इन दोनों फेसेस पर एक्ट किए, ठीक है। ये क्या करेंगे, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। इसी तरह से अब देखो ये जो फोर्सेस हैं इनका जब हम रिजल्टेंट लेने की कोशिश करेंगे, देखो इनका रिजल्टेंट हम लेंगे, इन दोनों फेसेस पर जो फोर्स है उस पर रिजल्टेंट जो लगेगा वो इस प्लेन के अलोंग होगा। कौन सा प्लेन? बी यहां पर जो नाम है उसको हम लोग यहां पर लिख दें, बी के डैश और डी, इस प्लेन के अलोंग एक फोर्स लगेगा जो इसको एक्सटेंड करेगा। इसी तरह से इन दोनों फोर्सेस में इसके अलोंग फोर्स लगेगा, ठीक है। ये इनको क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। और जो फोर्स एफ है और फोर्स एफ डैश जो हमने यहां पर लिखा था, इसका अमाउंट तो बराबर ही है, बाद में हमने प्रूफ भी किया। यहां पर मोमेंट बराबर है तो ये दोनों फोर्सेस भी बराबर थे, ठीक है। और फिर क्या हो रहा देखो, और जो इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है इस पर एफ इधर लग रहा है और एफ डैश नीचे की तरफ, ये इनका रिजल्टेंट जो होगा वो इस प्लेन पर इसको अंदर की तरफ इनवर्ड प्रेस करेगा। और इसी तरह से इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहे हैं इसमें और इसमें, ये इस पर रिजल्टेंट फोर्स अंदर की तरफ लगाएंगे। तो एक एक्सटेंशन लगेगा, एक कंप्रेशन होगा। इस तरह से दो अदर फोर्स दिखेंगे। तो जो ये स्ट्रेस है फोर्स बाय एरिया, इसी तरह से इस पर जो फोर्स लग रहे हैं ये एक स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस इसको बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और इसको टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। इसका अमाउंट हमने निकाल करके देखा, वो बराबर आया। यही चीज कह रहा, शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्विवेलेंट टू एन इक्वल लीनियर टेंसाइल स्ट्रेस एंड इक्वल कंप्रेसिव स्ट्रेस एट राइट एंगल। ये दोनों फेसेस एक दूसरे पर राइट एंगल पर हैं, ठीक है, टू ईच अदर। ये बात कही जा रही है, ये दोनों फेसेस एक दूसरे पर राइट एंगल पर हैं, ठीक है। ये आपकी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लिए हैं तो अपने वर्ड में लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं इसी तरह से लिखें, ठीक है। तो ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है अक्सर पूछी जाती है, ये खत्म हो रही है। इसके बाद हम लोगों का जो है टॉपिक है वो है रिलेशन। इन जो आपके वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस और शियरिंग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या कहें शियर मॉडुलस, इनके बीच में रिलेशन है। इसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। फिर बेंडिंग ऑफ बीम है, ठीक है। ये लेक्चर हमारा यहीं पर एंड हो रहा है। थैंक यू।